अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का आखिरी टॉपिक है जिसकी वजह से अगर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो आपका एनिमल्स वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये है इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। सबसे पहले तो देखने की ज़रूरत है कि इम्यूनिटी है क्या। आपकी बुक में ये इस तरह से इस हेडिंग के साथ यहाँ है, और इम्यूनिटी की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, वो यहाँ से आपने लर्न करनी है। तो इम्यूनिटी एक सलाहियत है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। वो तब दिखाता है सलाहियत को जब कोई फॉरिन पार्टिकल, फॉरिन बॉडी, फॉरिन ऑर्गेनिज्म जो कि जानदार के जिस्म के अंदर एंटर हो जाए और जानदार उसको अपने जिस्म से हटाने की कोशिश करे और तेज़ी से उसका असर ज़ाइल करने की कोशिश करे और जो नुकसान है उसको ख़त्म करने की जिस्म से कोशिश करे। तो ये है इसकी डेफिनेशन इम्यून सिस्टम की। अब ये जो हमारा इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफ़ियत, इसका पूरा एक सिस्टम है जो कि कई सारे पार्ट्स पर मुश्तमिल है जो हमारे जिस्म में काम करता है। इसलिए इम्यूनिटी हमारी सलाहियत है और इम्यून सिस्टम वो सारे फैक्टर्स पर इन्वॉल्व सिस्टम है जो कि हमारे जिस्म के अंदर काम करता है ताकि वो ओवरकम कर सके और हमारे जिस्म में होने वाली तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सके। इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं वो बेसिक 2 हैं। लिम्फोसाइट्स ये सेल्स हैं, एंटीबॉडीज़ ये प्रोटीन्स हैं। लिम्फोसाइट्स आगे से 2 तरह की होती हैं, बी सेल एंड टी सेल। अब बात कर लेते हैं एंटीबॉडी की, जो कि आपकी बुक में सबसे पहले है। एंटीबॉडी क्या होती हैं? एंटीबॉडी मखसूस किस्म की प्रोटीन होती हैं, इनकी वाई शेप होती है हमेशा, और प्रोटीन की जिस किस्म से ये ताल्लुक़ रखती हैं उसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। ग्लोब्यूलिन इसलिए क्योंकि इसका गोल सा स्ट्रक्चर है, और इम्यूनो इसलिए क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के साथ लिंक कर रहा है। ये कब पैदा होगा? ये तब पैदा होगा जब एंटीजन हमारे जिस्म में आ जाएगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो है वो अपना रिएक्शन शो करना शुरू कर देगी, क्योंकि एंटीजन हर वो फॉरेन बॉडी पार्टिकल है जो हमारे जिस्म में पॉसिबली नुकसान पहुंचा सकती है, और इसके असर को ज़ाइल करने के लिए एंटीबॉडी काम करेगी। अब बात कर लेते हैं इम्यूनोजिन की। इम्यूनोजिन एंटीजन का ही असल में दूसरा नाम है। तो एंटीजन जो है वो कोई प्रोटीन भी हो सकती है, वो कोई जरासीम भी हो सकता है, वो कोई पैरासाइट भी हो सकता है जो कि हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो एंटीबॉडी का वाई शेप स्ट्रक्चर है। इसमें 2 चेन्स प्रोटीन की होती हैं। जो छोटी वाली हैं वो कहलाती हैं लाइट चेन्स, और जो हैवी वाली चेन्स हैं ये और ये बड़ी चेन्स हैं, साइज़ में भी बड़ी हैं, इनमें अमाइनो एसिड्स भी ज़्यादा लगे हुए हैं। तो जो छोटी चेन हो या बड़ी चेन है, दोनों में एक रीजन कहलाता है वेरिएबल रीजन, और एक जो रीजन है जनाब वो कहलाता है कांस्टेंट रीजन। ये दोनों आप देख सकते हैं, ये कांस्टेंट रीजन है और ये वेरिएबल रीजन है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारी एंटीबॉडी है उसके टॉप पर यहाँ और यहाँ वो जगह होती है जहाँ ये एंटीजन को बाइंड कर सकता है। कैसे, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगी। अब ये क्योंकि प्रोटीन की 4 चेन्स पर मुश्तमिल है, 2 हैवी एंड 2 लाइट्स, तो इसको जोड़ के रखने के लिए भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। जब हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर को बाइंड करने के लिए सल्फर के 2 एटम जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, और इसको कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज क्या करता है? प्रोटीन के अंदर चेन्स को आपस में लिंक करता है। एक डाइसल्फाइड ब्रिज आप यहाँ देख रहे हो, एक डाइसल्फाइड ब्रिज आप यहाँ देख रहे हो, ताकि ये दोनों चेन्स साथ रहें, ताकि ये 2 चेन्स रहें। और 2 बड़ी चेन्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर 2 डाइसल्फाइड ब्रिज हैं। ये देखें, 2 सल्फर के एटम और उनके बॉन्ड। तो टोटल कितने डाइसल्फाइड ब्रिज हो गए? 4 डाइसल्फाइड ब्रिज हो गए। अब ये एंटीजन होती है। हर एंटीजन पर मखसूस प्रोटीन्स के रिसेप्टर्स होते हैं जिसके साथ एंटीबॉडी उसको बाइंड करके उसको कवर कर सकती है ताकि वो हमारे सेल पर हमला ना कर दे। मिसाल के तौर पर ये अगर हमारा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो एंटीजन हमारे सेल के साथ अटैच करके अपना, अगर तो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, अपना डीएनए एंटर करने की कोशिश करेगी, या कोई और छोटा जरासीम है तो ये हमारे सेल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगी। तो ये इसको अंदर दाखिल होने से भी रोकना है, इसको सेल के बाहर अटैच होने से भी रोकना है। अब ये कैसे हो सकता है? एंटीजन पे जो रिसेप्टर होते हैं वो आपको यहाँ एग्जाम्पल में नज़र आ रहे हैं, और यहाँ आपको बहुत सारी एंटीबॉडीज़ नज़र आ रही हैं। तो ये जो एंटीजन है इसको 1 2 3 4 आपने देखा कि सारे रिसेप्टर्स जहाँ से ये सेल के साथ अटैच करके वहाँ पर एक्शन क्रिएट कर सकता था, एंटीबॉडीज़ ने इसको बाइंड कर दिया। इस एंटीबॉडी ने इसके 2 रिसेप्टर कवर कर दिए।
इस एंटीबॉडी ने इसके ये 2 रिसेप्टर्स कवर कर लिए और इस तरह से अब ये एंटीजन जो है ये मफलूज हो गई है। इसका मतलब है कि ये हमारे सेल के ऊपर एक्शन नहीं कर सकेगी और हमारा सेल इसके हमले से बच जाएगा। अब हमारे जो जिस्म है, जब भी कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल जिसको हम एंटीजन या इम्यूनोजन कह रहे हैं, जब ये हमारे जिस्म पे दाखिल होती है तो ये मखसूस रिस्पॉन्सेस पैदा करती है। उसमें हमारे लिम्फोसाइट्स भी अहम है। लिम्फोसाइट्स येलो बॉक्स में यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, टी सेल या बी सेल। इनको थाइमस ग्लैंड और बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस की साथ एसोसिएट होने की वजह से नाम दिया गया है। जो टी सेल्स हैं ये थाइमस ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है। जो थाइमस ग्लैंड है हमारे हार्ट के पास होता है, और बुर्सा और फेब्रिसियस जो है ये बर्ड्स में पाए जाने वाला एक छोटा सा ग्लैंड है। ये उधर भी सिंथेसाइज होता है, लेकिन हमारी बॉडी में ये टी और बी सेल्स कहलाते हैं। बोन मैरो की स्पेशलाइजेशन और स्पेसिफिक जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर ये बनता है। तो ये दोनों सेल जो है ये इम्यून सिस्टम में बेहद अहम रोल प्ले करते हैं और जो भी जितने भी बुरे असरात एंटीजन्स वगैरह हमारे जिस्म में कॉज करती हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा जो जिस्म है वो 2 तरह के रद्द-ए-अमल देता है। रद्द-ए-अमल को कहते हैं रेस्पॉन्स। तो 2 तरह के रद्द-ए-अमल में पहला रद्द-ए-अमल है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और दूसरा है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा जी, अब ये क्या है? टी सेल्स जब एंटीजन को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल या प्रोटीन जो कि हमारे जिस्म के अंदर आना शुरू हो जाए और उसके अगेंस्ट, उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारे टी सेल्स काम करना शुरू कर दें, तो हम इस किस्म के रिस्पॉन्स को कहेंगे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे टी सेल ने जो है वो काम करना शुरू किया किसके अगेंस्ट? फॉरेन बॉडी पार्टिकल एंटीजन के अगेंस्ट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे जो बी सेल्स हैं ये भी इसी तरह से काम करते हैं। ये प्लाज्मा सेल्स की क्लोनिंग से बनते हैं। ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं यानी पहचान लेते हैं और हमारे अपने सेल्स के खिलाफ लड़ने की कोशिश नहीं करते। फिर ये क्या करते हैं, अगर कोई बड़ा सेल इनको नज़र आ रहा है जैसे कि बैक्टीरियल सेल है तो ये उसको हड़प कर लेंगे, खा लेंगे। ये खासे बड़े साइज़ के सेल्स होते हैं, इन्हें मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रो का मतलब बड़ा, फेज का मतलब ये हड़प करने की सलाहियत रखता है। तो ये बैक्टीरिया को वैक्यूल बना के अपने अंदर ले लेगा और इसको हड़प करने की कोशिश करेगा और इसको किल कर देगा, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है हमारे नॉर्मल सेल्स के ऊपर एक्ट अपॉन नहीं करेगा। अच्छा जी, अब हमारे जिस्म में और भी तरीके हैं जिसमें जो टॉक्सिन, जहरीले मुरक्कबात अगर हमने खा लिए हैं गलती से या किसी जानदार के रिलीज़ होने की वजह से हमारे जिस्म में वो आ गए हैं, तो उनके असरात को भी ज़ाइल करना जो है वो ज़रूरी है। तो टॉक्सिन जो होते हैं वो जहरीले मुरक्कबात होते हैं जो कि हमारी खुराक के ज़रिए किसी तरीके से या हमारे जिस्म में जो माइक्रोब्स अगर अटैक करें तो उनकी वजह से आते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स का असर ज़ाइल करने के लिए जो कंपाउंड्स हमारे जिस्म में बनते हैं उसे कहते हैं एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन क्या करता है? जहरीले मुरक्कबात का असर ख़त्म करता है और उससे हमारी बॉडी को निजात दिलाता है। जब हम ये काम सर अंजाम देते हैं तो हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स दिखा रही होती है उसे हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो 2 तरह के हमारे रिस्पॉन्सेज रद्द-ए-अमल हो गए। अगर सेल काम करेगा तो सेल मीडिएटेड, और अगर एंटीटॉक्सिन्स बना के जहरीले मुरक्कबात को दूर किया जाएगा हमारी बॉडी से तो हम उसे कहेंगे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब हम बात कर लेते हैं हमारी इम्यूनिटी कितनी तरह की है। हमारी इम्यूनिटी है, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो आगे से 2 तरह की है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरली। नेचुरली कैसे होगी? जब कोई जरासीम खाने के ज़रिए से, पीने के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से, आपके ज़ख़म के ज़रिए से हम आपके जिस्म के अंदर आ जाता है तो वो अगर आपके लिए नया है, मिसाल के तौर पर ये एक एंटीजन है और ये हमारे जिस्म के लिए नहीं है, तो ये क्या करेगी? हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव करके अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करने का सिस्टम स्टार्ट करा देगी। तो इसने क्या किया है? इसके आने से हमारे इम्यून सिस्टम ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये तो गड़बड़ फैलाने वाली चीज़ है, इसको ख़त्म करना है, तो वो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। अगर नेचुरली हमारे जिस्म में किसी एंटीजन के खिलाफ नेचुरली एंटीबॉडी बनती है तो हम इस इम्यून सिस्टम को जो टाइप है हमारी कहेंगे एक्टिव, और एक्टिव में से भी हमारी जो टाइप है वो कहलाएगी नेचुरल इम्यूनिटी या नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स।
अच्छा जी, अब क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जर्म्स हमारे ऐसे हैं जो कि हमारे जिस्म में जो है वो इतनी जल्दी एंटीबॉडीज़ को पैदा नहीं कर सकते, और उनका हमला इस कदर शदीद होता है कि हम वेट नहीं कर सकते कि वो नेचुरली हमारे जिस्म में जाके एंटीबॉडी पैदा करें। तो हम क्या करते हैं, उन जरासीम को किल करके मार के वैक्सीन बना देते हैं, ताकि जब इसको हम किल करके बॉडी के अंदर डालेंगे तो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी मरा हुआ है तो इसकी वजह से बीमारी पैदा नहीं होगी। और हम बना लेते हैं वैक्सीन, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस है उसकी भी वैक्सीन है। तो अगर हम इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से लेबॉर्ट्री में बीमारी पैदा करने वाले जरासीम को इस्तेमाल करते हैं, उसकी वैक्सीन बना लेते हैं और फिर एंटीबॉडीज़ को पैदा कराते हैं, तो इस किस्म की जो हमारी टाइप ऑफ इम्यूनिटी है वो कहलाएगी एक्टिव, क्योंकि हमारी बॉडी खुद कर रही है हेल्प और साथ में हम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसमें इंसानों ने वैक्सीन बना के हमारी बॉडी को जो है हेल्प की है, तो हम इसे कहेंगे आर्टिफिशियल। अब हमारी जो इम्पोर्टेंट एक येलो बॉक्स में इंफॉर्मेशन है वो है एंटी सीरम। एंटी सीरम के बारे में अक्सर पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। एंटी सीरम इज़ द सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़। जब आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें से रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स को निकाल देते हैं, तो एंटी सीरम वो होता है इसका हिस्सा जिसमें ख़ास एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सिर्फ रह जाती हैं, आप उसको सेंट्रीफ्यूज करके हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी के साथ साथ एंटीजेंस जो हैं वो हमारे जिस्म में पैदा होती हैं, और एंटीबॉडीज़ जो है उस नेचुरल उसकी वजह से पैदा होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको हम एंटी सीरम से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी लगा सकते हैं ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए। तो फैगोसाइटोसिस भी तब होती है जब सेल्स तैयार हों और जर्म्स जो है उनको वीक करके उनको हड़प कर लिया जाए, उनको खा लिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी है ये जल्दी काम करती है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होती, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पर जगह जगह माइक्रोब्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि हमें तकलीफ़ दे सकते हैं, जो कि हमें हार्म कर सकते हैं, और उनसे होने वाले नुकसानात से हमारा बचना भी बहुत ज़रूरी है। तो पैसिव इम्यूनिटी जो है ये एक इंसान को किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो एक्टिव करती है, और इसमें हम सफिशेंट एंटीबॉडीज़ का लेवल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज़ का जो इंजेक्शन है, सिर्फ एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन है वो लगाते हैं इसमें, तो इस तरह से इन्फेक्शन जो है उसको रोक लिया जा सकता है। अब ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है इसमें टेटनस जैसे कि तशन्नुज है, हेपेटाइटिस आपको पता है जिगर की बहुत ही खौफनाक बीमारी है, रेबीज़ जैसे कि कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है, और स्नेक के बाइट करने से जो स्नेक अपने जहर जो है वो हमारे जिस्म में काटने के दौरान फेंक देता है, इंसर्ट कर देता है, तो उसके लिए एंटीटॉक्सिन यूज़ करना पड़ता है, एंटी वेनम यूज़ करना पड़ता है जो सांप के जहर के असर को ज़ाइल करता है और इंसान की जान बचा लेता है। तो ये जो इन्फेक्शन कॉज करने का तरीका ये इनडायरेक्ट है कि इसमें एंटीबॉडीज़ को डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, एंटी सीरम को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एड्स के बारे में अक्सर पेपर में सवाल आता है कि राइट डाउन द फुल नेम ऑफ एड्स किसकी एब्रीविएशन है, तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का जो वायरस है वो कहलाता है HIV। ये सबसे पहले आपके इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। यही वजह है कि अब जिस भी बीमारी के जरासीम आपके जिस्म में दाखिल होंगे आपको वो बीमारी हो जाएगी। तो HIV जो है बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका कोई भी हल नहीं है, ये कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और जब किसी को एड्स हो जाता है तो 2 से 3 साल के अंदर जो है पॉसिबली डेथ जो है वो कॉज हो जाती है। तो एड्स पेशेंट्स जो हैं उनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि ये इन्फेक्शन बाकी के ऑर्गेनिजम्स में ना फैले, और इसके लिए बड़ा ख्याल रखना चाहिए। हमें जब खून लगता है पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में तो उसको चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो एड्स HIV वायरस से जो है वो प्योरीफाइड है और क्या उसे पेशेंट को लगाना चाहिए। इसलिए हॉस्पिटल्स में स्पेसिफिक लेबॉर्ट्रीज होती हैं जो ब्लड को टेस्ट करके अलाउ करती हैं कि खून को लगाने की इजाज़त है या नहीं। एक दूसरे के रेजर्स वगैरह सेफ्टीज़ वगैरह इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। किसी के भी ज़ख़म वगैरह को कोशिश करनी चाहिए हाथ से डायरेक्ट नहीं छूना चाहिए, क्योंकि एड्स जो है बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ये कैंसर से भी आगे जो है चली गई है।
और बहुत जानलेवा बीमारी है और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इलाज नहीं है। इसके साथ आपका इम्यूनिटी सिस्टम का लेक्चर ख़त्म होता है, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।